Now moving on to next question. Sir Thomas Munro was governor of Madras during years. तो थॉमस मुनरो का जो गवर्नर होने का काल था वो था 1820 से 1827. ओके, तो इनको फादर कहा जाता है रैयतवाड़ी सिस्टम का. जो ये रैयतवाड़ी सिस्टम है एक रेवेन्यू सिस्टम होता है फार्मर्स के लिए. ओके, तो फार्मर्स के लिए जो रेवेन्यू सिस्टम था, जो लैंड का सिस्टम था, उसको रैयतवाड़ी सिस्टम कहा जाता है. रैयत जो होता है ये साउथ इंडिया में जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें रैयत का मतलब होता है फार्मर्स. ठीक है, तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम, सर थॉमस मुनरो को. ओके, क्योंकि इन्होंने टैक्सेस जो थे, एग्रीकल्चर लैंड के जो टैक्सेस थे वो डायरेक्टली ये कलेक्ट किया करते थे रैयत से, यानी कि ओनर ऑफ द लैंड से. यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं था, कोई ज़मींदार नहीं हुआ करता था. ये डायरेक्ट सिस्टम था जहाँ पे डायरेक्ट जो ओनर ऑफ लैंड था उसी से टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता था. नाउ हु अमंग द फॉलोइंग were associated with the introduction of रैयतवाड़ी settlement in India during the British rule. तो ऑप्शन है कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो. ओके, तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर देखना है. तो यहाँ पे ये जो अलेक्जेंडर रीड हैं और थॉमस मुनरो जो अभी हमने नेक्स्ट इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, सो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड जो हैं इन्होंने ही रैयतवाड़ी सिस्टम का जो बेस होता है वो रखा था. ओके, सो बेसिकली जब मद्रास प्रेसिडेंसी थी वहाँ पे पहला लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट किया गया था और ये डिस्ट्रिक्ट थी बारामहल डिस्ट्रिक्ट और 1792 में ये स्टार्ट किया गया था. इस टाइम पे ये कहा गया कि जो 50% होगा, जो एस्टिमेटेड प्रोड्यूस होगा फील्ड का, उसका 50% आपको एज अ टैक्स देना और 50% आप रख सकते हैं. लेटर ऑन थॉमस मुनरो जो थे वो गवर्नर बन गए मद्रास के और उन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम को पूरे जितने भी प्रोविंसेस थे साउथ के जो इनके अंडर में आते थे उन सब में रैयतवाड़ी सिस्टम को एक्सटेंड कर दिया. और इस टाइम जो था वो 1/3 कर दिया. जो 50% था 1/2, इसको इन्होंने 1/3 एज अ टैक्स कर दिया. ओके, उसके बाद 1793 में एक्चुअली 1793 जो है वो इससे पहले आएगा. मतलब रैयतवाड़ी जो सिस्टम था वो 1827 में स्टार्ट हुआ है, 1820 से 27 में स्टार्ट हुआ है. बट उससे पहले जो सिस्टम हुआ करता था उसको हम लोग कहते थे परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त. ठीक है, ये जो थे स्थायी बंदोबस्त इंट्रोड्यूस करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस. ये क्या होता है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे. बस नाम पता होना चाहिए कि परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त ये भी एक तरह का टैक्स कलेक्शन था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था और ये इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ एलिज्ड माल एडमिनिस्ट्रेशन विच गवर्नर जनरल हैड टेकन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर. तो मैसूर स्टेट को माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, इस तरह का आरोप लगा के ये किस गवर्नर जनरल ने मैसूर स्टेट को ले लिया था. तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी, विलियम बेंटिक. ओके, विलियम बेंटिक. इन 1828 में विलियम बेंटिक ने ये गवर्नर जनरल बने थे. उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, जैसे कि सती प्रथा को अबॉलिश किया, इन्फेंटिसाइड जो फीमेल इन्फेंटिसाइड होती थी वो भी ख़त्म कर दी. और उसके बाद इन्होंने पीस इस्टेब्लिश किया था कंट्री में, कुछ सोशल इविल्स को हटा के. ऑल्सो इन्होंने पॉलिसी रखी थी न्यूट्रलिटी की. ये किसी भी डिस्प्यूटेड प्लेस पे अपना कोई भी मत नहीं देते थे, ये उनको छोड़ दिया करते थे. तो बहुत न्यूट्रल हुआ करते थे. और उसके बाद जयपुर में एक बार ब्रिटिश रेजिडेंस पे अटैक भी हुआ था, बट स्टिल विलियम बेंटिक इंटरफेयर नहीं करते थे. ओके, लेकिन इन सब पॉलिसीज़ के बावजूद उन्होंने मैसूर को एनेक्स किया था 1831 में. ऑल्सो कूर्ग और कछार को 1834 में. ठीक है, तो अभी इनके अंडर आ गया था मैसूर, कूर्ग और कछार, मतलब साउथ इंडियन के कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स, ये सब भी आ गए थे. नाउ हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज एसोसिएटेड विद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर. तो जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था
जिसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम ये किया गया था बाय टीपू सुल्तान। ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो 1792 में हुआ था, 1790 से 92 तक। और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस टाइम पे, और ही हिमसेल्फ टुक चार्ज ऑफ आर्मी इन दिस वॉर। और यहाँ पे टीपू सुल्तान ने एक ट्रीटी साइन की थी श्रीरंगपट्टनम की, जो कि 1792 में साइन की गई थी। ठीक है। द नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द सप्रेशन ऑफ ठग्स। तो सप्रेशन ऑफ ठग के लिए कैप्टन स्लीमैन को अपॉइंट किया गया था। ओके, नाउ ठग्स में दोनों थे, हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे। वो डिफरेंट, जैसे ये डकूट्स हुआ करते थे, डाकू जो थे वो हुआ करते थे। तो उस टाइम पे ये क्या किया करते थे कि ब्रिटिशर्स का कुछ पैसा चुरा लिया करते थे, या फिर उनका कहीं खजाना इधर से उधर जा रहा है तो उस पर रॉबरी करते थे, या फिर इवन आपस में भी ये लोग कुछ ठगी किया करते थे। तो इस तरह का, तो लॉर्ड विलियम जो थे, विलियम बेंटिक, इन्होंने इनको अपॉइंट किया था कैप्टन स्लीमैन को। और इन्होंने ऐसा करने में ये सक्सेसफुल भी रहे थे, क्योंकि इन्होंने 1500 ठगों को अरेस्ट किया था, जिसमें से बहुत सारों को हैंग कर दिया था, और बहुत सारे जो थे रेस्ट ऑफ देम वर प्रिजन्ड। ठीक है, इनको जेल में डाल दिया गया था। और लेटर ऑन 1837 के बाद ये जो ठग्स हैं बेसिकली ख़त्म हो गए थे। अंडर हुज लीडरशिप वॉज द सप्रेशन ऑफ ठग्स अचीव्ड। तो ऑफ कोर्स कैप्टन स्लीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सती प्रथा वॉज अबॉलिश्ड बाय। तो यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं, इन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश किया था। और बेसिकली क्या होता था कि सती प्रथा क्या होती है ये हम सबको पता है। और इसमें कुछ और लोग थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, इनका नाम, इन्होंने ही ये कैंपेन शुरू की थी कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। फिर एक बंगाल सती रेगुलेशन या रेगुलेशन एक्ट भी आया था ईस्ट इंडिया कंपनी में, और इस तरह से सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। आई थिंक 1826 अराउंड। ओके, देन इन विच ईयर वॉज सती प्रथा अबॉलिश्ड बाय विलियम बेंटिक। तो यहाँ पे 1829 है। ओके, 26 से ये सब होना शुरू हो गया था, बट फाइनली 1829 तक एक लीगल एक्ट बन गया जिसमें सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया गया था। ओके, एक लीगल एक्ट बना के। Next is Hill Assembly Plan was set up for the development of Adivasis by। तो Hill Assembly Plan जो था that was set up for the development of Adivasi by Cleveland। तो यहाँ पे Cleveland नाम के आदमी हैं, इन्होंने Hill Assembly Plan बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ पहाड़ी हुआ करते थे या कुछ सरदार हुआ करते थे जो हिल के चीफ हुआ करते थे, इनसे मीटिंग्स इन्होंने सेटअप की और हिल असेंबली प्लान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वाज बैंड इन विच ईयर। तो 1789 में जो लोगों को बेचा जाता था एज स्लेव दूसरी कंट्री में या इवन दूसरे स्टेट में, तो इस तरह के ये जो एक्सपोर्ट होता था ये बैन कर दिया गया था। ओके, तो 1789 में इसको बैन कर दिया गया था। उसके बाद कुछ और सेवरल एक्ट्स आए 1811 में, 1823 में, और इवन चार्टर एक्ट आया 1833 में। इसमें ये कहा गया कि लॉ बनाना चाहिए टू अबॉलिश स्लेवरी। और फाइनली 1843 में स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। इवन आईपीसी जो 1860 में बनाया गया था उसमें भी इसको एक क्राइम की तरह से डील किया गया था। ओके, तो फाइनली जो बैन हुआ था वो 1789 में हुआ था, 1843 में इसका लॉ पास हो गया था, और आईपीसी 1860 में इसको क्राइम माना गया था। ओके, तो ये स्लेवरी जो थी वो बैन हो गई थी। और बैन किया किसने था? ये एलन बरो ने, लॉर्ड एलन बरो ने किया था।
अवध वॉज एनेक्स टू ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाय। तो ये बेसिकली माल एडमिनिस्टर्ड स्टेट इसको माना गया था और कहा गया था कि यहाँ पे फंक्शन अच्छा नहीं है, यहाँ के लोग दुखी रहते हैं, इसलिए इस स्टेट को आप एनेक्स कर लीजिए। Then comes consider the annexation of following states under doctrine of lapse and arrange them in chronological order। तो सबसे पहले सतारा को एनेक्स किया गया था। ओके, सतारा एनेक्स्ड हुआ था, ये यहाँ लिखा हुआ है। 1848 में सतारा को मर्ज किया गया था। फिर जैतपुर और संभलपुर आया था 1849 में, भगत 1850 में, उदयपुर 1852 में, फिर झांसी 1853 में, और करौली जो था वो 1855 में, नागपुर जो था 1854 में। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा कि सतारा के बाद हो जाएगा हमारा भगत के बाद हो जाएगा हमारा उदयपुर, फिर झांसी। ओके, तो यहाँ पे सतारा जो था वो 1848 में था, बघाट जो था वो 1850 में था, झांसी 1853 में था, और उदयपुर जो था वो 1852 में था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ओके, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो होता है ये बेसिकली याद होना चाहिए। ये क्रोनोलॉजी में ही पूछा जाता है। इवन कभी कभी स्टेट का नाम पूछा जाता है कि क्या इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू लिया गया था, या इसको लिया गया था सब्सिडरी अलायंस के थ्रू, या माल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे लिया गया था। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन भी याद होना चाहिए और सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। Next question is Awadh was amalgamated into the British Dominion in the year। तो 1856 में अवध को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया था। ओके, जेम्स एंड्रू रामसे वॉज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड डलहौजी नाम से जो बहुत फेमस गवर्नर जनरल हैं उनका रियल नाम था जेम्स एंड्रू रामसे। जेम्स एंड्रू रामसे, इनको द अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है। विच ऑफ द अंडर रिटन पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो 1849 सतारा का मर्जर, ये सही है। 1848 में पंजाब का मर्जर, ये भी सही है। 1856 में मर्जर ऑफ अवध। ओके, तो यहाँ पे हमें बताना है कि मर्जर ऑफ अवध जो है वो 1856 में हुआ है। अभी हम लोग क्वेश्चन में देखें, ऊपर के क्वेश्चन में यहाँ पे बताना है करेक्टली मैच्ड कौन सा है। ओके, तो इसके अर्लियर क्वेश्चन में हमने देखा था कि मर्जर ऑफ सतारा, तो सतारा का मर्जर जो हुआ था वो 1849 में नहीं 1848 में हुआ था। सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन। और मर्जर ऑफ पंजाब जो था वो 1849 में हुआ था। 1849 में हुआ था। अवध का मर्जर 1856 में हुआ था, और झांसी का मर्जर जो हुआ था वो 1853 में हुआ था। तो 1853 में इसका मर्जर हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं और कौन से ईयर में ब्रिटिश ने इनको एनेक्स किया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद सतारा। सतारा का अभी हमने पढ़ा कि सतारा जो था 1848 में हो जाएगा। ओके, तो बी का हो जाएगा 1, और संभलपुर हो जाएगा 1849 में। झांसी जो था वो 1853-54 में हुआ था, और अवध हुआ था 1856 में। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2143 बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे दिया हुआ भी एक्सप्लेनेशन में भी सेम चीज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये जो इवेंट्स हैं इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सिक्किम का मर्जर, पंजाब का मर्जर, झांसी का और बर्मा का। ओके, तो 1 बाय 1 ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है, तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं कि झांसी का हमें पता है 1853 में एनेक्स हो गया था, पंजाब 1849 में हो गया था, और बर्मा का जो कंप्लीट एनेक्सेशन था वो 1885 में हुआ था। उस टाइम यहाँ के किंग हुआ करते थे थिबौ, और थिबौ ने सरेंडर कर लिया और बर्मा को एनेक्स कर लिया गया 1885 में। उसके बाद जो पार्ट ऑफ सिक्किम है, मतलब इंक्लूडिंग दार्जिलिंग, ये ब्रिटिशर्स ने ले लिया था 1835 में।
लेकिन उसका कुछ पार्ट इंडिपेंडेंट सिक्किम भी एग्जिस्ट करता था और ब्रिटिश सिक्किम भी एग्जिस्ट करता था 1890 तक। 1890 तक सिक्किम के कुछ पार्ट, सिक्किम के जो अपर पार्ट थे वहाँ पे अभी भी इंडिपेंडेंट सिक्किम चल रहा था, और सिक्किम के लोअर पार्ट मतलब कि सिक्किम का कुछ हिस्सा और प्लस दार्जिलिंग वाला एरिया, ये सब जो था ये ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल था, और ये तब तक रहा जब तक 1890 था। उसके बाद तो अगर हम मर्जर ईयर की बात करें तो 1835 हम लोग मर्जर ईयर लेंगे जब सिक्किम जो था वो मर्ज हो गया था। ओके, नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये बहुत फेमस है डलहौजी अपने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय ब्रिटिश ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। तो अवध को एनेक्स किया गया था मिस गवर्नेंस के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले था सतारा, फिर संभलपुर, फिर झांसी। तो हो जाएगा इसका 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सतारा का हो जाएगा 1848, संभलपुर इन उड़ीसा ये हो जाएगा 1849, और झांसी हो जाएगा 1853, और ये सब लिया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के। पहले जो विक्टिम थे तो ये सतारा था 1848 में, सतारा एनेक्स कर दिया गया था, तो पहला सतारा हुआ था। ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये होता था कि अगर कोई रूलर ऑफ स्टेट है, अगर वो डेथ हो जाती है उसकी और उसके कोई चाइल्ड नहीं है, या फिर उसने किसी चाइल्ड को अडॉप्ट किया है, तो उस केस में जो स्टेट है वो ब्रिटिशर्स के अंडर हो जाएगा, और इसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश वॉज कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, सिंध पे जो कैप्चर था ये एलन बरो के टाइम पे हुआ था। ओके, तो सिंध पे जो कैप्चर था वो 1843 में कम्प्लीटली सिंध पे कब्जा कर लिया था ब्रिटिश एम्पायर ने, और ये पहला एंग्लो अफगान वॉर हुआ था। उसके बाद सिंध पे कब्जा कर लिया था 1843 में, और उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड एलन बरो। सिंध वॉज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर्स इन 1843। देन है द प्रिंसली स्टेट ऑफ भगत वॉज एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश इन, तो ये 1850 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू इसको भी एनेक्स कर लिया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वॉज नॉट एनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर्स। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो एनेक्स्ड नहीं हुआ था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ऑफकोर्स सिंध हो गया था, अवध हो गया था, सतारा हो गया था, ग्वालियर नहीं हुआ था। ओके, तो ग्वालियर इज द करेक्ट आंसर। ग्वालियर वॉज नॉट एनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर्स, ये सिंधिया लोगों के अंडर में था। हालांकि सिंधिया जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी कर चुके थे, और ब्रिटिशर्स के साथ इनके एक तरह के फ्रेंडली रिलेशन हो गए थे, तो सिंधिया पे, ग्वालियर पे अटैक नहीं करते थे। बाकी सारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इन पे कब्जा कर लिया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द ब्रिटिश रेजिडेंस इन अवध एट द टाइम ऑफ इट्स एनेक्सेशन इनटू ब्रिटिश डोमिनियन। तो अवध को इन्होंने अपने माल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इस पे कर दिया था, अटैक कर दिया था और इसको एनेक्स कर लिया था। और उस टाइम पे जेम्स आउटरैम जो थे इन्होंने ही बताया था कि यहाँ पे लोगों की कंडीशन बहुत मिजरेबल है और यहाँ पे बहुत माल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। ओके, और इनसे पहले, आउटरैम से पहले यहाँ पे रहा करते थे। 1856 में अवध को एनेक्स किया गया था, और 1856 में जेम्स आउटरैम थे। इनसे पहले यहाँ पे स्लीमैन हुआ करते थे। नेक्स्ट है द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डलहौजी जो पहली रेलवे थी, रेलवे लाइन, उसको लेड डाउन किया गया था 1853 में। ओके, मुंबई टू ठाणे 1853। द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज ओपन इन इंडिया बिटवीन बॉम्बे एंड थाने।
The first railway line in India was started in 1853 by Lord Dalhousie. Which company started the first railway services in India? तो इसका आंसर है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ये याद होना चाहिए आपको। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे जो थी, ये कंपनी थी जिन्होंने पहला रेलवे सर्विस स्टार्ट किया था इंडिया में। Next question is the last major extension of British Indian territory took place during the time of, तो during the time of Dufferin, मतलब नियरली 1885 के अराउंड 1880s में जो मेजर एक्सटेंशन था, तब तक ब्रिटिशर्स ने मोस्टली बहुत कुछ कैप्चर कर लिया था। सिंध कैप्चर कर चुके थे, फिर इधर लाहौर का एरिया, फिर इधर अगर नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो असम, सिक्किम, ये सब कवर अप हो चुका है। तो अब जो है मेजर एक्सटेंशन जो था वो डफरिन के टाइम तक हो चुका था। जो थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर होती है, थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर, ये 1885 में होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वॉर बर्मा को भी ये लोग इंक्लूड कर लेते हैं। तो लास्ट मेजर एक्सटेंशन जो था अब ये हो चुका है 1886 में। Public Works Department was organized in 1845-55 by Lord Dalhousie। तो PWD का ऑर्गेनाइजेशन डलहौजी ने किया था। In whose rule the Widow Remarriage Act was passed। ओके, तो विडो रीमैरिज एक्ट जो है ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे पास हुआ था। नाउ जो विडो रीमैरिज एक्ट है ये 1856 में पास हुआ था और इसमें जो एफर्ट था वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर अलॉन्ग विद लॉर्ड कैनिंग। तो इन्होंने ये एक्ट पास किया और उसके बाद इसको लीगलाइज कर दिया गया कि विडो जो है वो रीमैरिज कर सकती हैं और इनका जो चाइल्ड बॉर्न होगा आफ्टर दैट मैरिज उसको लीगल घोषित किया जाएगा। तो 1856 फेमस है विडो रीमैरिज एक्ट के लिए। नेक्स्ट इज Queen's Victoria Manifesto was read out in Allahabad on November 1, 1858 by तो Lord Canning। आंसर हो जाएगा Lord Canning। Next question is who of the following was the first Viceroy of India? तो पहले जो Viceroy थे वो Lord Canning थे। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? ये आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन वाज रीड आउट बाय लॉर्ड कैनिंग ऑन 1 नवंबर 1858 एट, तो ये इलाहाबाद में इन्होंने रीड किया था इसको। तो इलाहाबाद इज द करेक्ट आंसर। द राइट टू अडॉप्ट हेयर इन प्लेस ऑफ ओन सन वाज री एस्टैब्लिश्ड बाय। नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये कहा गया कि आप डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये था कि आप अपने अडॉप्ट किए हुए सन को अपना रूलिंग नहीं दे सकते हैं, बट फाइनली क्वीन की प्रोक्लेमेशन आती है 1858 में। ये पूरा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से 1857 का पूरा रिवोल्ट हो गया था और सारे प्रिंसली स्टेट जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, जिन्होंने अडॉप्ट किया था सन, एक उत्तराधिकारी को अडॉप्ट किया था, उनके साथ प्रॉब्लम हुई थी। तो ये देखते हुए क्वीन की अनाउंसमेंट हुई थी 1858 में, जिसमें इसको री इस्टेब्लिश कर दिया गया कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं ये अपना उत्तराधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वीन विक्टोरिया वॉज अपॉइंटेड एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1857, यानी 1858-57 के जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने खुद को इंडिया का हेड, सुप्रीम हेड बना दिया था। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। बाद में ये 1857 के रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे अधिकार को ख़त्म कर दिया गया और मेन क्वीन विक्टोरिया पिक्चर में आ गई थी। विच गवर्नर जनरल हैड अबॉलिश्ड स्लेवरी? तो लॉर्ड एलनबरो, इन्होंने स्लेवरी को समाप्त किया था। सो करेक्ट आंसर इज बी, लॉर्ड एलनबरो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो हमें करेक्टली मैच्ड बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज लॉर्ड कार्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, ये सही है। लॉर्ड वेलेस्ली मास्टरली इनएक्टिविटी, ये सही नहीं है। ये जो थे इनका नाम था जॉन लॉरेंस, जिन्होंने ये स्टार्ट किया था मास्टरली इनएक्टिविटी। ओके,
फिर है लॉर्ड डलहौजी सब्सिडरी अलायंस, नहीं ये सही नहीं है, इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स शुरू किया था। देन लॉर्ड कैनिंग फाउंडेशन ऑफ आईएनसी, तो लॉर्ड कैनिंग तो नहीं है आईएनसी के फाउंडेशन के लिए, ये काम एओ ह्यूम ने किया था। ओके 1885 में। और इनके टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे डफरिन, लॉर्ड डफरिन। हु हैड मर्ज सिक्किम इन इंडिया, तो सिक्किम को मर्ज करने वाले डलहौजी हैं। ओके सो ये जो कंट्री थी, सॉरी ये जो स्मॉल कैपिटल था नेपाल और भूटान के बीच में, ये इंडिया का पार्ट हो गया था, ब्रिटिशर्स ने इस पे कंट्रोल कर दिया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डलहौजी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पे भी कॉर्नवालिस दिया हुआ है परमानेंट सेटलमेंट, जो कि सही है। वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट किया था, ये भी सही है। डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स स्टार्ट किया था, ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग ने मास्टरली इनएक्टिविटी नहीं शुरू किया था, ये थे जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, तो परमानेंट सेटलमेंट का नाम जब भी आएगा याद कर लीजिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे इसका सही आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, इसमें हमें बताना है नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके तो पहले तो क्वेश्चन में ये ध्यान देना पड़ेगा करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है कि नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है। देन वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस, ये भी सही है। देन लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड लॉर्ड हेस्टिंग, ये दिया हुआ है, तो लॉर्ड हेस्टिंग का हो जाएगा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ये सही नहीं है। ओके लॉर्ड विलियम बेंटिक का दिया हुआ है 17th रेगुलेशन ऑफ 1829, तो 1829 के टाइम का ड्यूरेशन जो है वो तो बेंटिक के टाइम का है, तो इट माइट बी रॉन्ग और मे बी राइट। ठीक है तो ये हम लोग देखते हैं कि वेलेस्ली के टाइम पे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, और जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी वो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुई थी। ठीक है तो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है वो हुई थी। ओके तो ये सही हो जाएगा। और ये जो 17th रेगुलेशन ऑफ 1829 है ये विलियम बेंटिक के ही टाइम पे हुई थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज पेशवाशिप अबॉलिश्ड, तो पेशवाशिप अबॉलिश हुई थी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जब हुई थी उस टाइम पे पेशवाशिप जो थी उसको अबॉलिश कर दिया गया था, अब कोई पेशवा नहीं होगा, और ये सब हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे, लॉर्ड हेस्टिंग 1818 में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड लिटन, ये सही है। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली, ये भी सही है। नाउ यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच लिखा हुआ है। ओके और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये भी सही है, और परमानेंट सेटलमेंट जो है वो कॉर्नवालिस ने किया था, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो था वो रिपन के पीरियड में हुआ था, सॉरी यहाँ पे रिपन हो जाएगा, तो रिपन के पीरियड में हुआ था हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रिपन के पीरियड में हुआ था 1882 में हुआ था। इसीलिए इनको कहा जाता है, रिपन को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे भी नॉट करेक्टली बताना है। तो फर्स्ट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, दिस इज करेक्ट। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वो सब्सिडरी अलायंस में पार्ट थे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज सर जॉन शोर जो थे ये एंग्लो नेपाल वॉर में नहीं थे, और लॉर्ड हेस्टिंग जो थे ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में थे। लॉर्ड हेस्टिंग ही जो थे वो एंग्लो नेपाल वॉर में भी थे, तो इसलिए आंसर नंबर सी जो है ये गलत दिया हुआ है, और गलत ही हमें बताना था, आंसर नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी लॉर्ड हेस्टिंग के ही टाइम पे हुआ था। 1814 के आसपास ये लड़ाई हुई थी, और 1815 में सेकेंड एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था,
तो ये 1814 में हुआ था और एंड हो गया था विदाउट एनी रिजल्ट। तो इसलिए सेकेंड एंग्लो नेपाल वॉर हुआ जब 1815 में हुआ, और इस टाइम 1815 में जब ये वॉर हुई थी तो ट्रीटी ऑफ सगौली हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीटी ऑफ सगौली 1815। ओके, इसमें ये हुआ था कि जो रूलर थे नेपाल के, उन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी और हैंड ओवर किया था कुमाऊँ जो यूके में है, उत्तराखंड, गढ़वाल ये भी उत्तराखंड में है, और शिमला हिमाचल का पार्ट है, ये सब ब्रिटिशर्स को दे दिया गया था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हमें देखना है। सो लॉर्ड एलनबरो एनेक्सेशन ऑफ अवध, ये सही नहीं है, करेक्टली मैच्ड हमें बताना है। लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ सिंध, ये एक्चुअली ऑपोजिट दिया हुआ है। डलहौजी जो थे वो एनेक्सेशन ऑफ अवध के टाइम पे थे और एलनबरो ने सिंध का एनेक्सेशन किया था। ओके, लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, दिस इज करेक्ट। और जॉन शोर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये भी गलत है। तो जॉन शोर जो थे ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में नहीं थे, इनकी जगह लॉर्ड हेस्टिंग थे। ठीक है, एलनबरो ने सिंध को एनेक्स किया था, सिंध का पार्ट एनेक्स हो गया था 1843 में, ये हुआ था 1843 में। ओके, ये डेट आपको याद होनी चाहिए, सिंध का एनेक्सेशन इंपॉर्टेंट है 1843 में। डलहौजी ने अवध को एनेक्स किया था 1856 में, और वेलेस्ली ने फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में पार्ट किया था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और लॉर्ड हेस्टिंग जो थे वो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के पार्ट थे। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817-18 में हुई थी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ भी हमें नॉट करेक्टली बताना। सो लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ अवध, ये अभी हमने पढ़ा है। डफरिन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी सही है। विलियम बेंटिक पासिंग ऑफ चार्टर एक्ट 1833, ये भी सही है। लॉर्ड लिटन बिगनिंग ऑफ फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, ये गलत है, लॉर्ड लिटन नहीं थे। ओके, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर। तो जब फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई थी, वो हुई थी 1839 से 42 के बीच में, 1839 से 42 के बीच में, और इस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड। और जो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुई थी वो 78 से 80 के बीच में हुई थी, और इस टाइम पे टेन्योर था लॉर्ड लिटन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइसरॉय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसीज टूवर्ड्स अफगानिस्तान। तो बेसिकली लॉर्ड लिटन जो थे, इन्होंने ही अग्रेसिव पॉलिसीज अपनाई थी अफगानिस्तान के खिलाफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। तो मास्टरली इनएक्टिविटी जो पॉलिसी है ये है जॉन लॉरेंस की। Next is the first census in India during the British period was held during the tenure of। तो जो पहली सेंसस थी वो हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम पे। ओके, तो लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी 1872 में, और जो 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम में, उस टाइम से रेगुलर सेंसस और प्रॉपर सेंसस जो हुआ था वो बिगैन हो गया था, प्रॉपर सेंसस होना बिगैन हो गया था। सेंसस मतलब जनगणना। तो पहली जनगणना जो हुई थी वो हुई थी मयो के टाइम पे 1872 में। देन हु वाज द पर्सन हु कंडक्ट सेंसस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम जो किया था वो किया था लॉर्ड मयो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज मर्डर्ड by a convict in Andaman and Nicobar Island while he was on the tour। तो ये जो थे ये अंडमान निकोबार गए थे टूर पे, और ये जेल में गए थे प्रिजनर्स को देखने, उनकी कंडीशंस को देखने, और हो सकता है भी और बाकी ऑफिशियल पर्पस से। और वहाँ के एक प्रिजनर थे, उन्हीं के द्वारा इनका मर्डर कर दिया गया था। तो ये थे लॉर्ड मेयो।
लॉर्ड मेयो, इनका मर्डर कर दिया गया था ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो ये अभी गवर्नर जनरल के पोस्ट पे ही थे और ये पहले ऐसे गवर्नर जनरल हैं जो अपनी पोस्ट पे थे और फिर इनका टेन्योर में ही इनकी डेथ होती है। विच वाइसरॉय वॉज मर्डर्ड इन हिज टेन्योर? तो ऑब्वियसली ये है लॉर्ड मेयो। द गवर्नर जनरल who followed a spirited forward policy towards अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के लिए एक फॉरवर्ड पॉलिसी जो थी वो अपनाई थी लिट्टन ने, लिट्टन। ओके, तो इन्होंने एक फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, ये डायरेक्टली अटैक किया इन्होंने अफ़गानिस्तान पे। कोई मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी नहीं थी। जब अफ़गानिस्तान पे ये लोग अटैक कर सकते थे तब इन्होंने इनएक्टिविटी की पॉलिसी अपनाई थी, कोई एक्टिविटी नहीं करते थे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इन्होंने खो दी, अफ़गानिस्तान पे अटैक नहीं किया। बट फाइनली लिट्टन ने अटैकिंग मोड में आके अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर लिया था 1876 में। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉय पीरियड द टाइटल ऑफ राय बहादुर एंड खान बहादुर बिगैन टू कन्फर इन इंडिया। तो बेसिकली इसका आंसर ये है कि नन ऑफ द अबव है इसका आंसर। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद, ओके, तो जब भी कोई नेटिव रूलर का या जमींदार का ऐसा कोई भी आदमी जो रिवोल्ट करने की पोजीशन में आता था तो उसको खुश करने के लिए इस तरह के टाइटल दे दिए जाते थे कि आप तो राय बहादुर हैं, खान बहादुर हैं, और इस तरह के टाइटल देने के बाद वो ब्रिटिशर्स के टुवर्ड्स थोड़े से लीनियंट हो जाते थे और वो अपना रिवोल्ट बंद कर देते थे और खुश हो जाते थे इस चीज़ से। तो बेसिकली ये सभी लोगों ने ये ऐसा किया है, तो इसलिए मोर देन वन ऑफ दीज। तो ऐसा 1859 से लेकर 60 के बीच में ऐसा बहुत सारे लोगों को ऐसा टाइटल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड हेल्ड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जितने नाम दिए हुए हैं, कर्जन, डफरिन, हार्डिंग, मेयो, इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर जो था वो था कर्जन का। ओके, तो कर्जन जो थे वो नियरली 1899 से 1905 तक थे, 7 साल का इनका टेन्योर रहा था। तो ये बाकी लोगों के कंपैरिजन में लॉन्गेस्ट था। डफरिन जो थे वो 4 साल थे, हार्डिंग 6 साल थे और मेयो 3 साल थे। In 1902, Lord Curzon appointed the University Commission including 2 Indian members who were they? तो लॉर्ड कर्जन जो थे इन्होंने अपॉइंट किया यूनिवर्सिटी कमीशन और इसमें 2 इंडियन मेंबर्स थे। तो बेसिकली इसका आंसर है सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। तो ये 2 पर्सन थे, हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। ओके, ये लॉ के मेंबर्स थे, तो इनको यूनिवर्सिटी कमीशन में अपॉइंट किया गया था। 2 इंडियंस थे। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। और बाकी और जो मेंबर थे वो थे थॉमस रेले। तो थॉमस रेले के साथ हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी एंड जस्टिस गुरुदास बनर्जी। हु एस्टैब्लिश द इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स। इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स जो था वो कर्जन ने स्टैब्लिश किया था। ओके, तो ये डायरेक्ट सर्विलांस के लिए था और ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसमें 2 कमांडेंट पोजीशन पे थे, एक तो कैमरून थे, डीएच कैमरून, मेजर डीएच कैमरून, और एक महाराजा प्रताप सिंह ऑफ ईदर। ओके, तो ये 2 नाम हैं, ये 2 कमांडेंट थे इसमें। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वॉज स्ट्रेंथन इन। तो रिपन के काल में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी वो हमारी स्ट्रेंथन हुई थी 1882 में, 1882 के ड्यूरेशन में, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंकरेजिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये रिपन है, लॉर्ड रिपन। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वॉज रिलेटेड टू। तो इल्बर्ट बिल जो था, पहला ऑप्शन है इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन टू कैरी बाय द इंडियंस, इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन पब्लिश्ड, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन imposed on Indian magistrate about the trials of European, removal of duty on imported cotton clothes. So correct answer is C. Basically क्या था, इल्बर्ट बिल में इक्वालिटी की बात कही गई थी
इक्वालिटी ऑफ जजेस, जो इंडियन जजेस हैं और यूरोपियन जजेस हैं, लोगों को इन दोनों लोगों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए थी, इंडियन जजेस को और यूरोपियन जजेस को। अगर किसी यूरोपियन की कोई गलती होती है और ट्रायल होता है तो ऐसा कहा जाता था कि कोई इंडियन मजिस्ट्रेट उस ट्रायल को नहीं ले सकता। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन था कि एक इंडियन जज भी एक यूरोपियन कोई क्रिमिनल है उसका ट्रायल ले सकता है, तो ये अब वैलिड हो गया था इल्बर्ट बिल के बाद से। ओके, तो ब्रिटिशर्स इससे काफ़ी गुस्सा हुए थे जब ये बिल आया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये कहीं ना कहीं उनकी इंसल्ट है कि अगर वो कोई फॉल्ट करते हैं तो एक इंडियन जज कैसे उनको उसकी सुनवाई कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये 1883 में इंट्रोड्यूस किया गया था और रिपन ने किया था इल्बर्ट बिल 1883 में। इसमें यह था कि इंडियन जजेस और मजिस्ट्रेट भी किसी ब्रिटिश ऑफेंडर्स को क्रिमिनल केस के अंडर में अब अलाउ है कि वो ट्रायल कर सकते हैं इनका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड ऑथराइजिंग लोकल गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी रूल्स वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग हुज पीरियड। ओके, तो यहाँ पे आंसर है लॉर्ड लिटन, रिपन, बेंटिक, कैनिंग। तो ये भी रिपन के ही टाइम पे हुआ था। लॉर्ड रिपन जो थे इनके ही टाइम पे एक फैक्ट्री एक्ट आया था, पहला फैक्ट्री एक्ट, जिसमें ये कहा गया कि वुमेन और चाइल्ड को आप ओवरबर्डन मत करिए, एक टाइम दे दीजिए, इसी टाइम पे इसी ये वर्किंग आवर्स के ड्यूरेशन में ही ये लोग काम करेंगे। ओके, ये जो एक्ट आया था ये आया था 1881 में, तो 1881 में आया था। इसमें ये भी कहा गया कि 7 साल के उम्र के छोटे बच्चे, 7 साल से छोटे उम्र के बच्चे, इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी किसी भी फैक्ट्री में, और जो बच्चे 7 से 12 साल के हैं उनके लिए 9 घंटे से ज़्यादा ये लोग काम नहीं कर सकते हैं, और इनको एटलीस्ट एक मंथ में 4 छुट्टियाँ मिलनी चाहिए। ओके, तो हफ्ते में यानी वीकली एक छुट्टी, एक हॉलीडे, जो कि अभी हम संडे के नाम से जानते हैं, ये मिलना चाहिए। तो ये हो गया लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है द फैक्ट्री एक्ट 1881 वॉज पास्ड विद अ व्यू टू फिक्स द वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर एंड टू अलाउ वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। Next is N.M. Lokhande was a pioneer in organizing the labor movement in British India. तो फैक्ट्री एक्ट तो अभी हमने पढ़ा 1881 का, उसमें ये था कि इस वुमेन और चिल्ड्रन जो हैं इनकी वर्किंग आवर्स कम होनी चाहिए, तो इसलिए ये तो गलत हो जाता है। नेक्स्ट N.M. लोखंडे, ये बात सही है, लेबर मूवमेंट्स के ये पाइनियर हुआ करते थे और बहुत सारे लेबर मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाया है इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने टेक्सटाइल मिल में वर्किंग कंडीशंस को सही करवाया था, और इन्होंने और भी करेजियस इनिशिएटिव लिए थे, जैसे कास्ट के बारे में या फिर किसी कम्युनिटी का कुछ इशू हो जाता था, इसलिए ये सही है। N.M. लोखंडे को इसीलिए याद किया जाता है, तो ही इज़ फेमस फॉर दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये लॉर्ड रिपन हैं, इनको फादर कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। ओके, तो ये 1882 में ये प्रपोज़ल था, ये पास हुआ था, और इस टाइम पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की गई थी। बेसिकली कंपनी जो है वो अब डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही थी, डिसेंट्रलाइज करके अब पंचायत के लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरह से अब काम कर रहे थे, या फिर गांव के विलेज लेवल पे। तो अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट किया जा रहा था, और ये काम किया था लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 दिया हुआ है, लिस्ट 2 दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लाइव, बेंटिक, चार्ल्स, मेटकॉफ, कर्जन। तो रिमूवल ऑफ प्रेस रेस्ट्रिक्शन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल और इंग्लिश एजुकेशन। तो बेसिकली क्लाइव जो थे ये डुअल गवर्नमेंट लाए थे बंगाल में, रॉबर्ट क्लाइव। ओके, बेंटिक ने इंग्लिश एजुकेशन के लिए काम किया था। ओके, चार्ल्स मेटकॉफ हमने पढ़ा है कि इन्होंने प्रेस पे रेस्ट्रिक्शन जो लगा था
उसको हटा दिया था। ओके, इसीलिए इन्हें लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहा जाता है। और कर्जन जो थे इनको पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए याद किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे यही दिया हुआ भी है कि 1765 में ये डुअल गवर्नमेंट लाए थे बंगाल में। और जो मैकाले थे उन्होंने फाउंडेशन रखा था मॉडर्न एजुकेशन का, और ये मैकाले ने फाउंडेशन जब रखा था तो उस टाइम पे टेन्योर चल रहा था बेंटिक का। ओके, तो इसलिए बेंटिक इज़ फेमस फॉर दैट। और उसके बाद जो चार्ल्स मेटकॉफ हैं, इन्होंने रेस्ट्रिक्शन हटा दिया था प्रेस पे, इसीलिए इन्हें लिबरेटर ऑफ न्यूज़पेपर कहा जाता है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, इस टाइम पे लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे दिया हुआ है लॉर्ड डलहाउजी, विलियम बेंटिक, रिपन, कर्जन। प्रोहिबिशन ऑफ सती, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ बंगाल, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ए के लिए तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो जाएगा। डलहाउजी फेमस है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए। बेंटिक ने सती प्रथा हटाया था। ओके, तो डी और ए हो जाएगा। रिपन जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाए थे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और कर्जन जो हो जाएंगे वो ही इज़ फेमस फॉर डिवीजन ऑफ बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गवर्नर जनरल दिया है और इवेंट दिया है इज प्रॉपरली मैच। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, दिस इज रॉन्ग। वेलेस्ली परमानेंट सेटलमेंट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। कॉर्नवालिस लाए थे परमानेंट सेटलमेंट। अलेनबरो एनेक्सेशन ऑफ सिंध, ये सही है। और लॉर्ड डलहाउजी फर्स्ट अफगान वॉर, ये भी गलत है। ओके, तो जब सिंध का मर्जर हुआ था 1843 के आसपास, तो उस टाइम पे लॉर्ड एलनबरो थे। रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था तो उस टाइम वॉरेन हेस्टिंग थे, और इन्हीं को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। और उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट जो लाए थे वो थे कॉर्नवालिस। सब्सिडरी अलायंस जो लाए थे वो थे वेलेस्ली। और वेलेस्ली के टाइम पे ही फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, और फोर्ट विलियम्स कॉलेज जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में। तो चौथा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मर गए थे। ओके, तो उनकी डेथ हो गई थी। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, और फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था कैलकाटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। यहाँ पे भी हमें करेक्टली मैच बताना है। हेक्टर मुनरो, बैटल ऑफ बक्सर, ये गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग, एंग्लो नेपाल वॉर, सॉरी नॉट करेक्टली मैच बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच बताना है, नॉट करेक्टली मैच। तो हेक्टर मुनरो, बैटल ऑफ बक्सर, दिस इज करेक्ट। लॉर्ड हेस्टिंग, एंग्लो नेपाल वॉर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में थे, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में थे, दिस इज रॉन्ग। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो कॉर्नवालिस नहीं थे, वो बेसिकली लॉर्ड हेस्टिंग थे। ओके, तो जो पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो हुआ था 1775 और 82 में। तो 1775 में वॉरेन हेस्टिंग थे। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था वो 1803 में 05 में हुआ था, और इस टाइम पे लॉर्ड वेलेस्ली थे। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जब हुआ था वो 1817-18 में हुआ था, और उस टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो ये बेसिकली हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। कर्जन के टाइम पे सिर्फ बुराई नहीं हुआ था, बंगाल का विभाजन अगर हुआ था तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट का नींव भी रखा गया था। ओके, इस टाइम को इस्टेब्लिश किया गया था। तो बेसिकली आर्कोलॉजिकल सर्वे जो थी वो स्टार्ट हुई थी 1784 में, और इसी साल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता विलियम जोन्स ने बनाया था। और 1861 में प्रॉपर आर्कोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट बनाया गया, और इस टाइम पे 1861 के आसपास अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया था।
नेक्स्ट, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी? तो यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहा जाता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड कर्जन. हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे? तो ये भी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन. ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल वॉज द एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन. इन्हीं के टाइम पे ये एक्ट पास हुआ था, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, और उसके बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट जो था उसको फॉर्म किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ लॉर्ड डफरिंग टेन्योर इज establishment of Ramakrishna Mission, establishment of Muslim League in Dhaka, establishment of Indian National Congress, beginning of first census. तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए फेमस है क्योंकि इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्म होना पसंद नहीं आया था, इसलिए लॉर्ड डफरिन का नाम लिया जाता है. तो ये हो जाएगा आंसर नंबर सी. Who among the following Governor General ridiculed Congress as representing only a microscopic minority? तो इन्होंने कहा ये बहुत माइनॉरिटी हैं, बहुत छोटे लेवल के पीपल हैं, बहुत स्मॉल कम्युनिटी ऑफ पीपल हैं, और इंडिया तो इतना बड़ा है, कैसे ये इस एक इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म कर पाएंगे या इसको चला पाएंगे? तो ये थे लॉर्ड डफरिन, जिन्होंने बहुत सारे गलत कमेंट्स किए थे कांग्रेस के लिए. नाउ हु कंपेयर्ड कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू दैट ऑफ औरंगजेब? तो बेसिकली ये कर्जन की जो नीतियाँ थी वो इतनी ख़राब थी और इतनी एंटी सोशल थी कि इनको औरंगज़ेब से कंपेयर किया था. ये किया था जीके गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले. नेक्स्ट इज इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टू tottering to its fall and one of my greatest ambition while in India is to assist it to a peaceful demise. ये किसने लिखा था? तो बेसिकली कांग्रेस के बारे में गलत कमेंट्स काफ़ी हो रहे थे उस टाइम पे, और इनका ये मानना था कि ये मेरा एक ग्रेटेस्ट एम्बिशन है कि मैं इसको अपने सामने ख़त्म होते देखूं, फॉल होते देखूं. तो ये जो कमेंट आया था ये लॉर्ड कर्जन की तरफ से आया था. Now next question is consider the following viceroy of India during the British rule. तो लॉर्ड कर्जन, हार्डिंग, क्लेम्सफोर्ड, इरविन. तो इनकी करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, किस सीक्वेंस में ये लोग आए. तो कर्जन पहले आए थे, हार्डिंग भी उसके बाद आए थे, तो 1 2 3 4 हो जाएगा. चेम्सफोर्ड इसके बाद आए थे, इरविन उसके बाद आए थे. ओके, तो यहाँ पे इनका कुछ ईयर लिखा हुआ है. लॉर्ड कर्जन जो थे बंगाल के विभाजन के वक्त थे, तो 1905. हार्डिंग उसके बाद आए थे 1910 और 16 के बीच में. चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था तो 1916 1921 के ड्यूरेशन था. और लॉर्ड इरविन सबसे लास्ट में आए थे इन तीनों लोगों में, तो वो थे 1926 से 1931. द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वॉज अडॉप्टेड बाय. तो यहाँ पे दो नाम हैं, कर्जन है और लॉर्ड मिंटो हैं. ये दोनों ने ये पॉलिसी अपनाई थी. कर्जन ने तो बंगाल का ही विभाजन कर दिया था, और मिंटो जो थे वो मौले मिंटो रिफॉर्म लाए थे, जिसकी वजह से मुस्लिम्स को उन्होंने एक मुस्लिम इलेक्टोरेट दे दिया था. ठीक है, तो दोनों की पॉलिसी कुछ ऐसी ही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द मुस्लिम्स इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम ग्रेटेस्ट बुलवार्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया. हु रोट दिस? तो बेसिकली ये था कि ये लोग मुस्लिम्स को चाहते थे कि वो सेटिस्फाइड ना रहें, और उनके मन में हमेशा ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं हो सकती इस तरह का, या इन दोनों लोगों में एनिमिटी बनी रहे और एक विरोध आपसी होता रहे. इसका फ़ायदा उठाते रहते थे ब्रिटिशर्स. तो ये कहा था कि इनको हमेशा डिससेटिस्फाइड ही रखा जाए, क्योंकि वरना ये ब्रिटिश पावर को होने नहीं देंगे. तो ये कहा था W हंटर ने. इस तरह का स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि एक स्टेटमेंट दिया रहता है, ये किसने कहा था, तो इसलिए ये याद होने चाहिए आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल यूज्ड द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज टू कॉन्कर मुस्लिम्स एंड मेक देम अगेंस्ट कांग्रेस. तो ये लॉर्ड मिंटो हैं, मौले मिंटो रिफॉर्म लाए थे ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ओनली जूइश वॉइसरॉय ऑफ इंडिया. तो ये लॉर्ड रीडिंग जो थे,
लॉर्ड रीडिंग ये पहले जूइश वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे। जैसे ज्यूस होते हैं ना, एक क्रिश्चियन होता है, एक ज्यूस होता है, तो क्रिश्चियन अलग होते हैं और ज्यूज़ अलग होते हैं। तो ये ज्यूज़ वॉइस रॉय थे और ये पहले थे और आखिरी थे जो ज्यूज़ वॉइस रॉय थे, लॉर्ड रीडिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है यहाँ पे। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे आया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी फेमस है इसके लिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के टाइम पे नहीं आया था। इल्बर्ट बिल रिपन के टाइम पे आया था। दिस इज करेक्ट। तो ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये लिट्टन के टाइम पे आया था। लिट्टन, लॉर्ड लिट्टन के टाइम पे आया था। और इसमें ये कहा गया कि इंडियन लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर्स हैं वो आप नहीं छाप सकते, इंग्लिश में ही छापना है आपको। ओके। तो बेसिकली ये क्या चाहते थे कि प्रिंटिंग जो है वो कंट्रोल हो जाए और प्रिंटिंग के माध्यम से जो भी विरोधी बातें हो रही है और लोकल लैंग्वेज में बातें हो रही हैं वो बंद हो जाएं, इंग्लिश में हो, ताकि ब्रिटिशर्स को भी पता चले और आम जनता तक पहुंच ही ना पाए वो सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे दिया हुआ है सप्रेशन ऑफ ठगी, नॉट करेक्टली मैच दिया है। सप्रेशन ऑफ ठगी तो विलियम बेंटिक के टाइम पे हुई थी। इल्बर्ट बिल रिपन के टाइम पे आया था। रिंग फेंस थ्योरी ये भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे आई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के टाइम पे नहीं आया था, ये आया था लॉर्ड लिट्टन के टाइम पे 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वॉज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो ये हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट की गई थी। ओके। तो ये हुआ था 1911 में। एक दरबार लगा था, ग्रैंड दरबार दिल्ली में, और उसी टाइम पे ये शिफ्टिंग हुई थी और दिल्ली को कैपिटल के फॉर्म में एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पता है हमें, डलहौजी। पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल ये क्लाइव लाए थे। और सोशल रिफॉर्म्स तो बेंटिक नहीं किया था, सती प्रथा एंड ऑल। ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Now next question is who was the founder of British Empire in India? British Empire in India। तो यहाँ पे स्लीमन है, मिंटो है, मयो है, क्लाइव हैं। तो इन सब में सबसे पहले तो क्लाइव आए हैं, तो फाउंडेशन तो इन्होंने ही रखा होगा, तभी लेटर ऑन ये लोग आते रहे हैं बाद में। तो इस आंसर नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। और इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था जब इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी किया था और बंगाल के नवाब से बहुत सारी कंडीशंस पे वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब कैप्चर कर लिया था, इवन अवध कैप्चर कर लिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बैटल ऑफ प्लासी 1757। देन मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 दिया हुआ है और लिस्ट 2 दिया हुआ है। ओके। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट 1858, गवर्नर जनरल एंड क्राउन रिप्रेजेंटेटिव अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि यहाँ पे एक साथ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो बहुत शॉर्ट करना पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल इन 1773। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा चार्ल्स कॉर्नवालिस, सेकेंड अर्ल, फर्स्ट मार्क्स ऑफ कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस जो थे उनको पहला फोर्ट विलियम ऑफ बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था और एक टाइटल दिया गया था मार्क्स का। मार्क्स का टाइटल कब दिया गया था इनको? जब इन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया था। ओके। देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो हमारे बने थे लुइस माउंट अंडर चार्टर एक्ट 1833, वो बने थे डलहौजी। ओके। तो हो जाएगा ये 3, 2, 4 और 1। उसके बाद गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय ऑफ इंडिया 1858 में, तो ये बने थे
गिलबर्ट जॉन इलियट मूरे, अर्ल ऑफ मिंटो, देन गवर्नर जनरल एंड क्राउन रिप्रेजेंटेटिव अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये हो जाएंगे हमारे ये। ओके, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि इसमें कुछ नाम ऐसे थे जो पहली बार पढ़ने में आ रहे थे और ऐसे कुछ नाम जो हैं वो हम फेमिलियर नहीं हैं अब तक, बट क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अब आ गए हैं तो ये इससे अब फेमिलियर हो जाइए और याद कर लीजिए इन टॉपिक्स को। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा। यहाँ पे गवर्नर जनरल अभी ख़त्म होता है और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ से इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश रूल के बाद क्या क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पड़े हैं और उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।